नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रोफेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट ईवीएस यानी कि सीटेट पर्यावरण 2024 के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको सीटेट का जो पहला सेक्शन है यानी कि साइकोलॉजी शिक्षा शास्त्र उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 की बुक को पढ़ रहे हैं। ये दोनों जब कवर हो जाएंगे तब आपका पूरा का पूरा ईवीएस का सेक्शन समाप्त हो जाएगा और आप अधिक से अधिक नंबर या अधिक से अधिक पेपर को सॉल्व करने में अयोग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो कल की वीडियो हम लोगों ने देखा क्लास 3 की एनसीईआरटी, जो छोटा था 2 ही वीडियो में कंप्लीट हो गया, कम टॉपिक है इसलिए जल्दी हो गया। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लास 4 की एनसीईआरटी पुस्तक को। देखिए एकदम पुस्तक के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, जैसे जैसे बुक में आएगा वैसे वैसे हम लोग चीजों को निपटाएंगे। तो क्लास 4 की एनसीईआरटी जो ईवीएस की पुस्तक है, आज से हम लोग उसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे और इसमें जैसे जैसे टॉपिक आएंगे, जो जो टॉपिक आएंगे उनको हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो पहला टॉपिक है आपका वो है स्कूल के रास्ते या स्कूल आने जाने के रास्ते। स्कूल आने जाने के रास्ते, आने जाने के रास्ते। अब देखिए इनको हम अच्छे समझेंगे और जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन बनता है उसको हम देखेंगे। देखिए अब जैसे हम लोग की बात करें तो हम लोग में क्या है, कोई बाइक से चला गया स्कूल, कोई बहुत अच्छा घर से है तो कार से चला गया, कोई साइकिल से चला गया, कोई पैदल ही चला गया। लेकिन हर जगह ऐसी स्थिति नहीं है। कहीं कहीं पे हमेशा बारिश होती रहती है तो कचरा हो जाता है, वहां कुछ अलग तरीका होगा। कहीं कहीं पे बहुत धूप रहती है तो लोग छाता लेके जाएंगे, कहीं कहीं बर्फीले रास्ते हैं तो लोग वहां और सावधानी पूर्वक जाएंगे। तो इन्हीं चीजों को हमें जानना है। हमारे पूरे भारत देश में अलग अलग रास्ते हैं तो सबको हमें नहीं पढ़ना है। जो बुक में मेंशन है, जो बुक में दिया गया टॉपिक, केवल हमको उसी पे चर्चा करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और एक एक को निपटाते हैं। देखिए बात करें असम की। देखिए अब कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि असम में बांस के घर होते हैं क्योंकि वहां अत्यधिक वर्षा होती है। तो असम में बच्चे जो है बांस के पुल, बांस के पुल पर से होते हुए स्कूल को जाते हैं। जैसे अब देखिए ऐसे, अब मान लीजिए यहां नाला है, नाला तो एक मोटा सा बांस यहां गाड़ करके एक यहां ऐसे रस्सी बांध दी जाती है और यहां फिर बांस से ऐसे बांध दिया जाता है। ठीक है, बीच में टेक लगा के बच्चा क्या करता है, इस पे खड़ा होकर के बांस पे एक हाथ से रस्सी पकड़ लेगा, दूसरे हाथ से किताब, ऐसे एक हाथ ऐसे रस्सी पकड़ के ऐसे किताब पकड़ के ऐसे बांस पे चलते चलते धीरे धीरे वो क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो आपसे एग्जाम पूछता है कि एक हाथ में पुस्तक लेकर के दूसरे हाथ से रस्सी को पकड़ के बांस के पुल से होते हुए बच्चे स्कूल कहां जाते हैं? असम में जाते हैं। क्योंकि असम में अत्यधिक वर्षा होती है इसलिए वहां घर भी 10 से 12 फुट की ऊंचाई पे बनते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब यहां हमें ये जानना है कि बांस के पुल से होते हुए बच्चे किस राज्य में या किस जगह पे स्कूल जाते हैं? तो असम में। असम में बच्चे एक हाथ से रस्सी पकड़ के एक हाथ में पुस्तक लेकर के धीरे धीरे पुल को पार करते हुए विद्यालय को जाते हैं। ठीक है, ये आप व्यवस्था ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो देखिए अब बारी आती है लद्दाख की। देखिए लद्दाख की बात करें, लद्दाख की बात करें तो देखिए लद्दाख में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, बीच में नदी नाले हैं या खाई है। तो अब इसको आदमी कैसे पार करेगा? तो आप कहीं भी आप टूरिस्ट प्लेस पे जाइए जहां पहाड़ी होती है, पहाड़ी पे चढ़ना है तो दो ही चीजें होती हैं, या तो सीढ़ी बनी रहेगी या तो हम लोग क्या कहते हैं उससे चले जाते हैं, जो हमारी ट्रॉली होती है, ट्रॉली मतलब हम लोग लिफ्ट बोल देते हैं जनरल में, लेकिन वो लिफ्ट नहीं होता, उससे हम लोग जाते हैं। तो सेम प्रोसेस यहां होता है। इस पहाड़ी से एक लोहे की तार बांध दी जाएगी इस पहाड़ी पर और बीच में एक बॉक्स जैसा बना दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉली, और ट्रॉली पे 4 से 5 बच्चे एक साथ इस पार से उस पार पहुंचाए जाते हैं और विद्यालय तक या स्कूल तक वो जाते हैं। अर्थात लद्दाख में ट्रॉली के माध्यम से, ट्रॉली के माध्यम से जो लोहे की तार पर, जो लोहे की तार पर लटकी होती है, इस माध्यम से एक बार में 4 से 5 बच्चे
स्कूल को जाते हैं। ठीक है, लद्दाख में ल है और ट्राली में भी ल है, ये आप ध्यान रखिएगा। और लोहे में भी ल है, LLL। ठीक है, यानी कि लोहे की तार से होते हुए, या आपसे पूछेगा कि एक टोकरी में लोहे की तार के सहारे बच्चे स्कूल कहां जाते हैं या किस जगह पे जाते हैं, तो लद्दाख में। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछेगा, कुछ उठे नहीं, सीधा आपसे पूछेगा कि भारत में कौन सी जगह है या किस जगह पर बच्चे स्कूल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए लोहे की तार का सहारा लेते हैं या ट्रॉली का सहारा लेते हैं, कौन सी जगह है ये? लद्दाख है आपकी। ठीक है, कौन सी जगह है? लद्दाख। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केरल में लोग यात्रा करने के लिए नाव का प्रयोग करते हैं। वैसे ही अगर नाव से बच्चे स्कूल जाने लगे या विद्यालय जाने लगे तो हम बोलते हैं वल्लम। क्या बोलते हैं? वल्लम। ठीक है, वल्लम का अर्थ है एक ऐसी नाव जो केवल स्कूली बच्चों को लेके जाती है। जैसे हम लोग अगर अभी हम कहें साधन, साधन मतलब जिससे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा करते हैं। अब ये साधन अगर नाव हो गया केरल में तो इसको बोलते हैं फेरी। फेरी मतलब यात्रा करने के लिए आप एक जगह जाइए वापस आइए, जाइए वापस आइए। लेकिन यही साधन अगर स्कूल के लिए उपयोग में आ जाए तो हम कहते हैं स्कूल वैन। वही अगर वो नाव जो बच्चों को स्कूल लेके जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वल्लम। अर्थात केरल में यात्रा करने के लिए नाव का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं फेरी। केरल में ही बच्चे जिस नाव से या जिस बोट से स्कूल जाते आते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वल्लम। ठीक है, उसको बोलते हैं वल्लम। तो कंफ्यूज ना होइएगा, फेरी भी नाव का नाम है, वल्लम भी नाव का नाम है। बस अंतर इतना है कि ये बुलेरो है, ट्रक है, लेकिन ये क्या है? स्कूल वैन है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो केरल में बच्चे नाव से स्कूल जाते हैं जिसका नाम है वल्लम। अब देखिए बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान में सबसे फेमस क्या है? ऊंट। तो राजस्थान में ऊंट गाड़ी चलती है, ऊंट गाड़ी की हेल्प से बच्चे स्कूल अपना आते जाते हैं। ठीक है, ऊंट गाड़ी मतलब पीछे एक ऐसा जैसे बैलगाड़ी बनती है ना, पीछे ऐसे ऐसे ट्रॉली जैसा बना दिया जाएगा, उसमें बच्चे बैठ जाते हैं और ऊंट उसको खींचते हुए स्कूल लेके जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैदानी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाके मतलब जहां हम लोग हैं, यहां क्या होता है? 7 से 8 लड़कियां, 7 से 8 लड़कियां ग्रुप में साइकिल से और सीमेंट के पुल को पार करते हुए, सीमेंट के पुल को पार करते हुए विद्यालय जाती हैं। तो आपसे पूछता है कि 7 से 8 लड़कियां समूह में किन इलाकों से स्कूल जाती हैं या कैसे स्कूल जाती हैं, तो आप आराम से बता सकते हो कि भाई 7 से 8 लड़कियां मैदानी इलाकों में स्कूल जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली बात करें हम तो हिमाचल प्रदेश, और इससे ही सटा हुआ है आपका उत्तराखंड। ठीक है, यूके हम लिख दे रहे हैं, यूके मतलब आप यूनाइटेड स्टेट अमेरिका मत समझिएगा, मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश में बच्चे जंगली रास्तों से स्कूल जाते हैं। अब जंगली रास्तों से जब स्कूल जाते हैं तो जंगली रास्तों में जानवरों की भयानक आवाजें आती हैं, और ये जंगल के रास्तों से जाते हैं जहां भयानक आवाजें आती हैं। तो आपसे पूछता है कि किस जगह पर बच्चे स्कूल जाते समय भयानक आवाजें सुनते हुए जाते हैं, या भयानक आवाजों को सुनते हुए बच्चे स्कूल किस जगह पे जाते हैं या कहां के रास्तों पे जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के रास्ते एकदम उबड़ खाबड़ हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते या पथरीले रास्तों से होते हुए बच्चे स्कूल किस जगह के बच्चे स्कूल जाते हैं? तो आपके कहां के? उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड के बच्चे उबड़ खाबड़ या पथरीले रास्तों से होते हुए स्कूल जाते हैं या विद्यालय जाते हैं। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उत्तराखंड में स्कूल जाने के रास्ते। क्लियर? अब भारत में कुछ जगहों पर जैसे जो बर्फीले इलाके हैं या बर्फ के रास्ते हैं, बर्फ के रास्ते बहुत फिसलते हैं, इसलिए बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्कूल जाते हैं। ठीक है, हाथ पकड़ के स्कूल जाते हैं।
तो ये कुछ रास्ते हैं जिसका मेंशन, अब ऐसा नहीं है कि इतने ही रास्ते हैं, और तमाम प्रकार के रास्ते हैं, लेकिन इन इन जगहों का 7-8 जगहों का जिक्र आपकी पुस्तक में दिया है, तो आपको जानना पड़ेगा। एक बार रिवाइज कर लीजिए। असम में पानी बहुत बरसता है, तो बांस के पुल से होते हुए बच्चे स्कूल जाते हैं। अब बांस के पुल है तो एक हाथ में अपना झोला पकड़ लेंगे, एक हाथ से रस्सी पकड़ के सरकते हुए निकल चले जाएंगे। लद्दाख की बात करें तो ट्रॉली में बैठ के 4 से 5 बच्चे लोहे की तार से होते हुए विद्यालय जाते हैं। ऊंट की बात करें तो ऊंट राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में बच्चे ऊंट गाड़ी से स्कूल जाते हैं। 7 से 8 बच्चियां या 7 से 8 लड़कियां समूह में मैदानी इलाकों में वो विद्यालय जाती हैं, सीमेंट के पुल होते हैं, आराम से वो निकल जाती हैं। केरला की बात करें तो वहां वल्लम नाव है, नाव से बच्चे स्कूल जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में सुनसान इलाकों से, जंगल से होते हुए, भयानक आवाजों के बीच से होते हुए बच्चे स्कूल जाते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उबड़ खाबड़ रास्ते या पथरीले रास्तों से होते हुए वो जाते हैं, यू से उत्तराखंड और यू से उबड़ खाबड़। बाद में बचता है हमारा बर्फीले रास्ते। बर्फीले रास्ते में फिसलन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सभी बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते हैं। मान लीजिए संयोगवश किसी का हाथ फिसला तो दूसरे बच्चे उसको संभाल ले। ठीक है, ये हमारे हो गए स्कूल आने जाने के रास्ते। ठीक है, अब देखिए हम लोग चूंकि चैप्टर वाइज चल रहे हैं, इसलिए बीच में चीजें घुसेंगी, तो हर चीज को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे पुस्तक में दिया है वैसे वैसे ही हम बिल्कुल पढ़ेंगे। अब देखिए अगला जो टॉपिक आपका है इस पुस्तक के हिसाब से वो जानवरों के बारे में है। देखिए लिखा है कि जानवरों के जो कान होते हैं, जानवरों के कान मतलब ईयर, जानवरों के जो कान होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग। सीधी सीधी बात है भाई, हाथी का कान बहुत बड़ा है, हाँ, खरगोश का कान थोड़ा कम बड़ा है, चूहे का कान बिल्कुल छोटा है, पक्षियों के कान तो दिखते ही नहीं है। यानी कि सभी जानवरों के कान अलग अलग होते हैं, उनकी सुनने की क्षमता भी अलग अलग होती है। बात करें पक्षियों की तो पक्षियों के कान बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। कितने? बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। इनके कान पंख से ढके होते हैं। पक्षियों के कान पंख से ढके होते हैं और दिखाई नहीं पड़ते, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, और ये कान उनके सर के दोनों तरफ छिद्र यानी कि लगभग छेदनुमा होते हैं। ठीक है, छिद्रनुमा होते हैं, और एकदम छिद्रनुमा ही कान छिपकली का और मगरमच्छ के होते हैं। ठीक है, मगरमच्छ के होते हैं, यानी कि जैसे कान पक्षियों के होते हैं छोटे छोटे, उनके सर के दोनों तरफ छिद्र होते हैं जिसकी मदद से वो सुनते हैं, वैसे ही कान आपके छिपकली का भी होता है और आपका ये मगरमच्छ का भी होता है। ठीक है, आप इनको देख नहीं पाएंगे कानों को कि इनका कान है कहां पे, लेकिन होता है, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनकी मदद से वो सुनते हैं। क्लियर? अब देखिए कान की बात आई है तो थोड़ा सा इससे संबंधित कुछ चीजें हमें जाननी है। जैसे जिन जानवरों के या जिन जीवों के बाहरी कान मतलब जो कान हमें बाहर से देखने को मिल जाए, प्लस उनके शरीर पे बाल होता है। जैसे हमारे शरीर पे ये बाल है और ये कान है, बाल है कान है, यानी कि मानव। बकरी के पीठ पे बाल होता है और कान बाहर निकला है। भैंस, गाय, खरगोश, ऐसे जीव जिनके बाहरी कान दिखते हो और उनके शरीर पे बाल हो, वे जीव बच्चे देते हैं। क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। और वे जीव जिनके बाहरी कान नहीं होते तथा शरीर पर बाल नहीं होते, वे जीव अंडे देते हैं। ठीक है, अंडे देते हैं। जैसे मुर्गी, अब आप कहेंगे हैं मुर्गी को तो बाल होता है, अरे मेरे भाई वो बाल नहीं है, उसका पंख है। ठीक है, तो जितने भी जानवर हैं, सांप हो गया, सांप के बाद में आपके कोई सारे जो सभी के सभी जो पक्षी हैं वे हो गए, सब के सब क्या करते हैं? अंडे देते हैं।
वे जीव जिनके बाहरी कान दिखाई नहीं पड़ते, शरीर पे बाल नहीं होता, वे अंडे देते हैं, जैसे मछली वगैरह, मेंढक वगैरह। ठीक है, सबके सब अंडे देते हैं। और ऐसे जीव जिनके बाहरी कान दिखाई पड़ते हैं और उनके शरीर पे बाल होता है, वो क्या करते हैं, वे बच्चे देते हैं। ठीक है, बच्चे देते हैं। जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पशु हमारा है बाघ। तो आप बताइए बाघ क्या करेगा, बच्चे देगा या अंडे देगा? तो बाघ के कान होते हैं और उसके बाल भी दिखते हैं, और इसलिए क्या करेगा, ये बच्चे देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में थोड़ी सी चर्चा आ जाएगी हाथी के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और हर बार इससे संबंधित क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। देखिए अब हम हाथियों के बारे में समझते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, हाथियों का जो समूह होता है, जो झुंड होता है, इसमें जो नेता होती है, नेता जो होती है वो कौन होती है, हथनी। सबसे जो बुढ़िया हथनी होती है, सबसे जो बुढ़िया हथनी होती है वो क्या होती है, नेता होती है। अब बुढ़ापे लोग सोते बहुत कम हैं, इसलिए ये 2 से 4 घंटे तक ही सोते हैं। हाथी लोग 2 से 4 घंटे तक ही सोते हैं। ये बुढ़िया अम्मा किसी भी नर हाथी को अलाउ नहीं करते, यानी कि इनके समूह में मेल हाथी नहीं होते। समूह में केवल फीमेल यानी कि हथनियां प्लस बच्चे ही होते हैं। अब ये बच्चे कभी न कभी जवान होंगे, तो 14 से 15 साल या 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही ग्रुप में होते हैं। जैसे ही ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, अपना ये ग्रुप छोड़ करके अलग हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हाथियों के समूह में हथनी नेता होती है। हथनी या हाथी का समूह या हाथी ये केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। इनके समूह में केवल हथनियां और बच्चे होते हैं, मेल हाथी नहीं होता। वो अपने समूह को 14 से 15 साल बाद छोड़ देता है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व लकड़ियां खा जाता है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और हाथी का जो बच्चा होता है वो 200 किलोग्राम का होता है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आपसे डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, अब इसी में कंफ्यूज करेगा, तो ध्यान रखे रहिएगा। देखिए जब अब हाथी का जब बच्चा होता है तो बहुत बड़ा होता है, तो हाथी हाथी दो नाम है ना, 2 अक्षर है, यानी कि 200। हाथी का जो नवजात बच्चा होता है या न्यू बॉर्न बेबी होता है वो 200 किलोग्राम का होता है। और एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा जाता है। एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा जाता है। वयस्क हाथी मतलब बड़ा हाथी, छोटे बच्चे नहीं, बड़ा हाथी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए खाने पीने वाला हो गया, ग्रुप वाला हो गया। उसके बाद में ये हाथी जो होते हैं इनको कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, बहुत मस्त से खेलते हैं। कीचड़ में पानी वाला जो कीचड़ हो उस पे भचा के खूब खेलते हैं। और खेलने के कारण या ऐसा ये क्यों करते हैं, क्योंकि कीचड़ इनके शरीर को ठंडक पहुंचाता है। ठीक है, ठंडक पहुंचाता है। तो अब ये हाथी से आप ये चीज ध्यान रख रहिएगा, जितनी सारी मैंने चीजें बताई, क्योंकि आपको एग्जाम में यही से खूब पूछता है दबा के एकदम। हाथी के ग्रुप में हथनियां होती हैं, 2 से 4 घंटे आराम करती हैं, इसमें मेल नहीं होते, केवल हथनियां और बच्चे होते हैं। बच्चे भी 14 से 15 साल बाद ये अपने ग्रुप को छोड़ देते हैं, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा जाता है और एक हाथी का नवजात बच्चा 200 किलोग्राम का होता है, या 2 टन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। चलिए अब ये हाथी वाला टॉपिक हो गया। यहीं पे जिक्र आया है पत्तों का, यानी कि पत्ते खा जाते हैं। ठीक है, देखिए राजस्थान के जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में
राजस्थान के जोधपुर में विश्नोई प्रजाति, ठीक है, विश्नोई प्रजाति के लोग रहते थे, विश्नोई प्रजाति के लोग रहते थे। वहां पर एक वृक्ष है, ये वृक्ष का नाम है खेजड़ी। क्या नाम है? खेजड़ी। अब देखिए, ये वृक्ष की खासियत देखिएगा, खेजड़ी वृक्ष के पत्तों से क्या बनती है? सब्जी बनती है। इसके छाल से क्या बनती है? दवाई बनती है। इसके छांव में बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं। और इसकी जो लकड़ी होती है उसमें दीमक नहीं लगते, यानी कि लकड़ी जल्दी सड़ती नहीं है। अब सोचिए, एक पेड़ में कितनी खासियत है। पत्तों की सब्जी बनती है, फलियों की, छाल से दवा बनती है, छांव में बच्चे खेलते हैं, लकड़ी में दीमक नहीं पड़ता, उपयोग में ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पेड़ को पानी की जरूरत होती ही नहीं है या बहुत कम होती है। अब ऐसा मूल्यवान पेड़ कोई खोएगा? नहीं खोएगा। तो हुआ क्या, जोधपुर के जो राजा थे इन्होंने कहा हमको नया महल बनवाना है, सारे के सारे पेड़ को काट लाओ। सैनिक पहुंच गए काटने। तो विश्नोई प्रजाति की एक महिला थी अमृता देवी, इन्होंने कहा ना, हम काटने नहीं देंगे पेड़ को। और ये पेड़ को गले लगा के लिपट गई। इनकी बेटियां भी लिपट गई। जब लोगों ने देखा तो लोग थोड़ा डर रहे थे। सैनिकों ने कहा ऐसा करो, मार डालो। सैनिकों ने इनके ऊपर कुल्हाड़ी चला दी, 2-3 कुल्हाड़ी, जिससे चोट आ गई और इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। गांव वाले आग बबूला हो गए। सबके सब गांव वालों ने पेड़ों को गले लगा दिया और सैनिकों ने सब पे आक्रमण कर दिया। इस प्रकार 300 लोग लगभग मारे गए। कितने लोग? 300 लोग। और जब ये खबर राजा को पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे ऐसा महल नहीं बनाना है जो मेरी प्रजा के खून से सना हो। और उसने तुरंत खेजड़ी वृक्ष के काटने पे प्रतिबंध लगा दिया और उसने अमृता देवी को मतलब मरणोपरांत सम्मान दिया और उनका नाम अमर हो गया इतिहास में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, विश्नोई प्रजाति के लोगों ने पेड़ों की कटाई को कहां रोका? राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर में। अमृता देवी ने इसका नेतृत्व किया, जिसमें 300 लोगों सहित उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें उनकी बेटियां भी थी। लेकिन उन्होंने इतिहास में अपना सदा के लिए नाम अमर कर लिया, क्योंकि वो पेड़ों की रक्षा करते हुए शहीद हुई थी या उनकी डेथ हुई थी। इसलिए पर्यावरण की दृष्टिकोण से उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे महान कार्य करने के लिए या ऐसे कार्य करने के लिए जो भी औरतें, जो भी पुरुष सामने आए हैं, उनका हमें इतिहास देखने को मिलता है। न जाने कितने लोग आए और गए, किसी का नाम है, किसी का नाम नहीं है। तो अमृता देवी का नाम आप यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे एक और एक लेडी है मुजफ्फरपुर की, जिसे उनको स्टार गर्ल कहा जाता है, जिनका नाम है अनीता कुशवाहा। देखिए, जो अनीता कुशवाहा जी हैं वो पहली पायलट बनी है। ठीक है, इसलिए उनका नाम ध्यान रखिएगा। एक चीज और, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था हाउस बोट। कल की वीडियो में शायद मैंने आपको हाउस बोट बोल दिया था जापान में। जापान में नहीं, ये चीन में होता है। ठीक है, हाउस बोट को जो सामपान नाम दिया जाता है, ये चाइना में दिया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, कभी कुछ चीजें मिस्टेक हो जाती है। तो हम लोग बात करते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में। खेजड़ी वृक्ष के बारे में उनको बता दिया हमने कि इतना इंपॉर्टेंट वृक्ष होता है। उसके बावजूद जब राजा ने काटने का आदेश दिया तो लोगों ने विरोध किया, उनकी हत्याएं भी हुई। लेकिन फिर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने आदेश वापस ले लिया और पेड़ों की सुरक्षा के लिए उसने स्वयं नियम कानून बनाए। ठीक है, मुजफ्फरपुर की जो लेडीज है उनका नाम है अनीता कुशवाहा। अनीता कुशवाहा ये पढ़ लिख करके जॉब पाने वाली प्रथम लेडी थी अपने गांव से, इसलिए इनको वहां का स्टार गर्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टार गर्ल, स्टार गर्ल। और जब ये पढ़ लिख के थोड़ी सी जानकार हुई तो इन्होंने बताया लोगों को कि देखो, RTE 2009, RTE 2009 हमको ये अधिकार देता है या हमको ये बताता है कि 6 से लेके 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलती है। तो कम से कम जो भी बच्चा है 14 वर्ष तक कम से कम ज्ञान को प्राप्त करे, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी कि RTE
राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग, RTE राइट टू एजुकेशन जो 2009 में आया था लेकिन लागू अप्रैल 2010 से हुआ था, उसके अकॉर्डिंग भारतवर्ष के प्रत्येक बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष की आयु तक है उसको काम कराने का कोई अधिकार नहीं है, उसको शिक्षा का पूरा अधिकार है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी ही चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, किसमें बात की गई है? RTE 2009 में या 2010 में जो लागू हुआ था। चलिए, अच्छा, इतनी चर्चा करने के बाद में अब हम जैसे ही पुस्तक में आगे बढ़ेंगे तो अब इसमें जो किताब में जानकारी हमें लेनी है वो लेनी है मधुमक्खियों के बारे में, मधुमक्खियों के बारे में। देखिए, पहली चीज, मधुमक्खियों का पालन का जो समय होता है, सबसे उचित समय मधुमक्खी पालन का होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। अक्टूबर से दिसंबर तक हम मधुमक्खी पालन का सबसे उचित समय होता है। एक बॉक्स से हमें 12 केजी मधुमक्खी मिलती है, मतलब मधुमक्खी नहीं, शहद। ठीक है, एक बॉक्स से हमें 12 केजी शहद देखने को मिलता है या हमें शहद प्राप्त होता है। अब ये ध्यान रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर तक हम क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन करते हैं। मधुमक्खियों को लीची का रस बहुत पसंद है और लीची सबसे ज्यादा कब होता है? फरवरी में। ठीक है, लीची सबसे ज्यादा क्या होता है? फरवरी में। तो मधुमक्खियों को लीची का रस पसंद है और मधुमक्खी लीची के रस को फरवरी में प्राप्त करती है। एक बॉक्स से 12 केजी शहद हमें देखने को मिलता है या 12 केजी शहद हमको प्राप्त होता है। अब देखिए, मधुमक्खी के छत्ते में, मान लीजिए हो गया छत्ता, मधुमक्खी के छत्ते में जो रानी मक्खियां हैं या रानी मधु है, ये अंडे देती है। क्या करती है? अंडे देती है। कुछ सिपाही मधुमक्खी होती हैं, सिपाही, ये क्या करती हैं? ये छत्ते की रखवाली करती है, छत्ते की रखवाली। अगर आप चोरी करने जाएंगे तो भोका कर देंगी, ठीक है, यानी कि फूल जाएगा, काट लेंगी। कुछ इसमें होती हैं मजदूर मक्खियां, जो क्या करती हैं? काम करती है, यानी कि शहद इकट्ठा करती हैं, शहद इकट्ठा करने के साथ तो सबको बांटती हैं। ठीक है, तो सिपाही मधुमक्खियां क्या करती हैं? छत्ते की रक्षा करती हैं। रानी मक्खियां क्या करती हैं? रानी मधुमक्खियां अंडे देती हैं। कुछ नर भी होते हैं, तभी तो जनन होगा। कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं जिनका केवल गौड़ काम है, उनका कुछ काम नहीं है, केवल जनन में हेल्प करते हैं, बाकी सारा काम कौन करती हैं? लेडीज। अब आप जाने कि लेडीज को अगर आपने छेड़ा तो काट मारेंगी आपको, जैसे जहरीली नागिन। एक आध दो बार नाक को डंडा मार देंगे तो कहेगा चलो कोई नहीं, जाओ, अपना भाई है कोई बात नहीं। नागिन को मारा तो कसाई है, वो आपको 7 जन्म तो नहीं छोड़ेगी। तो सेम हाल इनका भी है। छत्ते पे अद्धा मत मारिए, एक बार मधुमक्खी आपको छोड़ देगा, मधुमक्खियां ही नहीं छोड़ेगी, काट के एकदम भरता बना देगी। ठीक है, इसलिए छत्ते पे गलती से भी छेड़िएगा मत, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जितनी भी लेडीज वाली प्रजाति है ना, मच्छर में भी लेडीज एनाफिलिस काटती है और मधुमक्खियों में भी ये जो लेडीज मधुमक्खी है आक्रमण बोल देंगी, पूरा साफ कर देंगे आपको, तो आप थोड़ा बच के रहिएगा। ठीक है, तो मधुमक्खियों में जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है। सिपाही मधुमक्खी क्या करते हैं? छत्ते की रक्षा करते हैं। कुछ नर मक्खी होते हैं जो जनन में हेल्प करते हैं। मजदूर मक्खी क्या करते हैं? वो शहद को लाते हैं और एक जगह से और लेके जाते हैं। अर्थात कहा जाए तो ये पूरी तरह से ग्रुप में काम करते हैं। ठीक है, ग्रुप में। और इनके जैसे ही दीमक, चींटी और ततैया, दीमक, चींटी और ततैया भी बिल्कुल सेम काम करते हैं। जैसे इनमें भी एक रानी मधुमक्खी या रानी मधुमक्खियां होती है जो अंडे देती हैं। इनमें भी सिपाही होते हैं जो भोजन को लाते हैं, एक दूसरे से लेके मतलब होल की, बिल की या छत्ते की रक्षा करते हैं। जो मजदूर मक्खियां होती है, मधुमक्खियां होती हैं, वो क्या करती हैं? काम करती हैं, भोजन को ढोती हैं, लाती हैं, खोजती हैं और सबको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास 4 की एनसीईआरटी ईवीएस की आज की क्लास। इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद है प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।